गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पेपर नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 22 पढ़ेंगे। वंशानुक्रम के नियम कौन से होते हैं। इससे पहले हमने पढ़ा था वंशानुक्रम क्या होता है, हेरिडिटी की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी और हेरिडिटी की प्रोसेस क्या होती है वो हमने पढ़ी थी। अभी हम इसके नियम पढ़ने जा रहे हैं, हेरिडिटी के रूल्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे वंशानुक्रम मनोवैज्ञानिकों तथा जीव वैज्ञानिकों के लिए अत्यंत रोचक रहस्यमय विषय है। कैसे कि एक वैज्ञानिक, कुछ वैज्ञानिकों ने तो ऐसे कहा था कि वंशानुक्रम है वो है जो जैसे इंटेलिजेंट माँ बाप होते हैं उनकी संतानें होती है वो इंटेलिजेंट होती है, और कुछ वैज्ञानिकों ने ऐसे कहा था कि जो इंटेलिजेंट माँ बाप होते हैं उनकी जो संतानें होती है वो मूर्ख भी हो सकती है। तो ये क्या है, ये एक रहस्यमय विषय है। कुछ पेरेंट्स होते हैं वो होते हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी होते हैं तो उनकी संतानें भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी होती है। तो इन दोनों चीज़ों में समानता नहीं होती है, तो कभी कभी ये डिफरेंस भी हो सकता है और कभी कभी सेम भी हो सकती है। आज हम इसके नियम पढ़ेंगे कैसे होते हैं। वंशानुक्रम किन नियमों तथा सिद्धांतों पर आधारित है, यह विषय भी अध्ययन के लिए नए आयाम प्रस्तुत करता है और वंशानुक्रम के ये नियम सर्वाधिक प्रचलित है। तो आज हम ये नियम पढ़ेंगे। सबसे पहले है समानता का नियम, प्रत्यागमन का नियम, बीज कोष में निरंतरता का नियम, विभिन्नता का नियम और मेंडल का नियम और अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम। तो ये सारे नियम है, इनको हम क्रम वाइज पढ़ेंगे एक एक करके इनकी डिटेल। तो सबसे पहले आता है समानता का नियम। तो समानता के नियम में क्या होता है कि जो पेरेंट्स होते हैं उनकी संतानें होती है वो पेरेंट्स के समान होती है, उनका बॉडी का स्ट्रक्चर होता है, उनकी माइंड की कैपेसिटी होती है वो माँ बाप के समान होती है। ठीक है, तो इस नियम के अनुसार जैसे माता पिता होते हैं वैसे ही उनकी संतान होती है। और सोरेनसन के अनुसार बुद्धिमान माता पिता के बच्चे बुद्धिमान और साधारण माता पिता के बच्चे साधारण होते हैं, किंतु मंद बुद्धि माता पिता के बच्चे मंद बुद्धि होते हैं। इसी प्रकार शारीरिक रचना की दृष्टि से बच्चे माता पिता के समान होते हैं। तो हमें समानता का नियम ये कहता है कि जैसे पेरेंट्स होते हैं उनकी संतानें होती है वो उनकी जैसी होती हैं। अगर पेरेंट्स की मतलब उनका शारीरिक स्ट्रक्चर भी उनके जैसा ही होता है और उसकी माइंड की एबिलिटी कैपेसिटी भी उनकी जैसी होती है। जैसे इंटेलिजेंट माँ बाप हैं उनकी संतानें होती है वो इंटेलिजेंट होती हैं, जो अपने सामान्य पेरेंट्स हैं और उनके बच्चे हैं वो सामान्य होते हैं, और जो मूर्ख बुद्धि वाले हैं उनके बच्चे मूर्ख बुद्धि वाले होते हैं। तो समानता का नियम हमें ये कहता है कि हेरिडिटी का इफेक्ट है उससे सिमिलर होता है कि इंटेलिजेंट माँ बाप के बच्चे इंटेलिजेंट होंगे। यह नियम भी अपूर्ण है क्योंकि ये प्राय ये देखा जाता है कि काले माता पिता की संतान गोरी, मंद बुद्धि माता पिता की संतान बुद्धिमान होती है। इस नियम के अनुसार माता पिता की विशेषताएं बालक में मूल रूप से आनी चाहिए। तो मतलब इसमें भी ये विचार है वो अलग अलग है। तो कई बार क्या होता है जो पेरेंट्स होते हैं वो काले रंग के होते हैं तो उनकी संतान कई बार गोरी भी हो जाती है, और कई बार गोरे जो पेरेंट्स हैं उनकी संतानें काली हो जाती है। तो इन दोनों में सिमिलरिटी नहीं है। सबसे पहले तो मैंने समानता के नियम में ये बोल दिया कि जो इंटेलिजेंट माँ बाप के बच्चे हैं वो इंटेलिजेंट होंगे, और दूसरी बात ये बोल दिया कि जो इंटेलिजेंट माँ बाप के हैं उनके बच्चे जरूरी नहीं कि वो इंटेलिजेंट है वो मंद बुद्धि भी हो सकते हैं। तो दोनों चीजें हो सकती है। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि जरूरी नहीं कि पेरेंट्स के इफेक्ट है वो बच्चे पे पड़े, उनकी जो पहले पीढ़ियां जा चुकी हैं उन पीढ़ियों का इफेक्ट भी बच्चे पे पड़ सकता है। उसके बाद हम देखते हैं प्रत्यागमन का नियम कौन सा होता है। अब प्रत्यागमन के नियम में क्या होता है, समानता के नियम में दोनों के जो गुण होते हैं वो समान होते हैं। ठीक है, लेकिन प्रत्यागमन का नियम होता है उसमें ये जो गुण होते हैं ये विपरीत होते हैं। जैसे अगर पेरेंट्स हैं वो सांवले रंग के हैं तो उनकी जो संतानें हैं वो गोरी हो सकती है। तो ये एक दूसरे से क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। इंटेलिजेंट पेरेंट्स की जो संतान है वो मंद बुद्धि भी हो सकती है। तो ये क्या करता है, उसके प्रतिपक्ष में है, विरोध करता है। इस नियम के अनुसार बालक में अपने माता पिता के विपरीत गुण पाए जाते हैं। सोरेनसन के अनुसार बहुत प्रतिभाशाली माता पिता के बच्चों में कम प्रतिभा होने की प्रवृत्ति और बहुत निम्न कोटि के माता पिता के बच्चों में निम्न कोटि होने की प्रवृत्ति प्रत्यागमन है। मतलब विपरीत गुणों का होना क्या होता है, प्रत्यागमन होता है। अब जैसे प्रकृति का नियम यह है कि विशिष्ट गुणों के बजाय सामान्य गुणों का अधिक वितरण करके जाति के प्राणियों को एक ही स्तर पर रखने का प्रयास करती है, और इस नियम के अनुसार बालक अपने माता पिता के विशिष्ट गुणों का त्याग करके सामान्य गुणों को ग्रहण करते हैं। मतलब अगर माता पिता में विशिष्ट गुण है तो जरूरी नहीं कि संतान में भी विशिष्ट गुण हो, संतान में सामान्य गुण भी हो सकते हैं। यही कारण है कि महान व्यक्तियों के पुत्र साधारणतः समान नहीं थे। जैसे बाबर थे, अकबर थे, महात्मा गांधी थे। तो ये जितने फेमस हुए थे, जैसे उनकी हिस्ट्री अपने आज लोग पढ़ रहे हैं तो अपने इनकी संतानें हैं उनकी हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा किया ही नहीं। तो वो कैसे सिमिलर हुए, वो उनसे क्या हो गए, अलग हो गए। वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी थे, उन्होंने अच्छा काम किया था, लेकिन उनके संतानें हैं उनका हम नाम भी नहीं सुनते हैं। तो ये होता है। उसके बाद यही
कारण है कि महान व्यक्तियों के पुत्र साधारणतः उनके समान नहीं होते, जैसे बाबर है, अकबर है, महात्मा गांधी के पुत्र उनसे अधिक निम्न कोटि के थे। और इनके मुख्य कारण है माता पिता के पितृकों में से एक कम और एक अधिक शक्तिशाली होता है। माता पिता में उनके पूर्वजों से किसी पैतृक अधिक शक्तिशाली होता है। मतलब ये क्या होते हैं, ये पैतृक गुण होते हैं, ठीक है। अभी की जो पीढ़ी है हो सकता है उनसे पहले की पीढ़ी के गुण होते हो, तो ये कोई जरूरी नहीं होती कि वो चीजें सिमिलर हो। उसके बाद हम देखते हैं बीज कोष की निरंतरता का नियम। अब बीज कोष होता है, ये गुण जो होता है वो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता रहता है, चलता रहता है, जैसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, एक दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी में। तो इस नियम के अनुसार बालक को जन्म देने वाला बीज कोष कभी नष्ट नहीं होता, मतलब वो आगे पीढ़ी दर पीढ़ी वितरित होता जाता है। इस नियम के प्रतिपादक विजमैन के अनुसार बीज कोष का कार्य केवल उत्पादक कोषों का निर्माण करना है। जो बीज कोष बालक को अपने माता पिता से मिलता है वह अगली पीढ़ी में हस्तांतरित कर देता है। इसी प्रकार बीज कोष पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। तो ये क्या होता है, इसका ट्रांसफर होता रहता है। बीजमैन के बीज कोष की निरंतरता के नियम को स्वीकार नहीं किया गया था। बी.एन. झा के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार माता पिता बालक के जन्मदाता न होकर बीज कोष के संरक्षक है, मतलब वो क्या करते हैं, उनके जन्मदाता न होकर सिर्फ बीज कोष को क्या करते हैं, अगली पीढ़ी में स्थानांतरित करते जाते हैं, जिसे वे अपने संतान को देते हैं। बीज कोष एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित किया जाता है कि मानव एक बैंक से निकलकर दूसरे बैंक में रख दिया जाता है। विजमैन का सिद्धांत न तो वंशानुक्रम की संपूर्ण प्रक्रिया की व्याख्या करता है और न ही संतोषजनक ही है। मतलब विजमैन की जो डेफिनेशन थी कि बच्चे क्या होते हैं, इसके जन्म के निर्धारक नहीं होते, बल्कि वो सिर्फ क्या करते हैं, सिर्फ विजमैन जो ये बीज कोष है इसको क्या करते हैं, सिर्फ स्थानांतरित करते हैं। तो इनकी डेफिनेशन है, इनको सही नहीं ठहराया गया है। तो उसके बाद हम देखते हैं भिन्नता का नियम। इस नियम के अनुसार बालक अपने माता पिता के बिल्कुल समान न होकर कुछ भिन्न हो सकते हैं, और इसी प्रकार एक ही माता पिता के बालक एक दूसरे के समान होते हैं, उनके रंग बुद्धि स्वभाव और एक दूसरे से भिन्न होते हैं। जैसे एक जो पेरेंट्स है उनके दो बच्चे हैं, वो दो बच्चे हैं उनमें भी सिमिलरिटी नहीं पाई जाती, क्योंकि उनमें जो बीज कोष है ये तो सेम है, मतलब सेम ही माता पिता ने उसको जन्म दिया है, लेकिन दोनों की बुद्धि में, दोनों के शारीरिक गठन में, मतलब दोनों चीजों में उन्हें क्या मिलता है, डिफरेंस मिलता है। एक ही माता पिता की दो संतानें होती है, वो पूर्णतः अलग अलग होती है, डिफरेंट होती है, उनका बॉडी स्ट्रक्चर में अलग होता है, उनके माइंड की कैपेसिटी भी क्या होती है, अलग अलग होती है। तो भिन्नता का नियम हमें ये कहता है कि दोनों के गुण क्या होते हैं, समान नहीं होते, अलग अलग होते हैं। कभी कभी उनमें पर्याप्त शारीरिक मानसिक भिन्नता पाई जाती है। सोरेनसन के अनुसार इस भिन्नता के कारण माता पिता के उत्पादक कोषों की विशेषताएं हैं। उत्पादक कोषों में अनेक पैतृक होते हैं और विभिन्न प्रकार से संयुक्त नैबर एक दूसरे से भिन्न बच्चों का निर्माण करते हैं, मतलब दोनों बच्चे सेम नहीं होते, ना तो वो शकल में सेम होते हैं, ना शारीरिक गठन में सेम होते हैं, और उनके माइंड की एबिलिटी है वो सेम होती है। भिन्नता के नियम को प्रतिपादित करने वालों में डार्विन, ग्लेमार्क और अनेक प्रयोगों विचारों द्वारा यह मत प्रकट किया है कि उपयोग न करने वाले अवयव तथा विशेषताओं का लोप आगामी पीढ़ियों में हो जाता है। अब जैसे क्या हुआ, उपयोग न करने वाले अवयव क्या होता है, लोप होते जाते हैं, ठीक है। अब जैसे सबसे पहले आपने जैसे हिस्ट्री में पढ़ते हैं कि आदमी था, उसकी पूंछ थी, ठीक है। अब उस चीज का यूज नहीं किया गया, तो धीरे धीरे क्या हो गई, गायब हो गई। और कुछ चीजें ऐसी होती है जिनकी नवोत्पत्ति होती है, कैसे, अब जैसे जिराफ था, ठीक है। अब जिराफ की शुरू में गर्दन थी, वो घोड़े के जैसी थी, ठीक है। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि अकाल पड़े, उसको खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा था, तो उसने क्या किया, पौधे खाना शुरू कर दिया। अब पौधे खाना शुरू किया तो वो उसको है वो अपनी गर्दन ऊंची करनी पड़ती थी। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि उसकी जो गर्दन है वो क्या हो गई, लंबी हो गई, और उससे होने वाली जो संतानें हैं उनकी गर्दन भी लंबी होती गई। तो ये क्या होता है कि कुछ ऐसी चीजें होती है जिनका लोप भी हो जाता है, और कुछ ऐसी चीजें होती है जिनकी नवोत्पत्ति भी हो जाती है। तथा प्राकृतिक चयन द्वारा वंशानुक्रम में विशेषताओं का उन्नयन होता है, मतलब वो एक क्या बन जाता है, वंशानुक्रम बन जाता है, आगे से आगे चलता रहता है। अब हम पढ़ते हैं मेंडल का नियम। इस नियम के अनुसार वर्ण संकर प्राणी वस्तुएं तथा मौलिक सामान्य रूप की ओर अग्रसर होती है। अब मेंडल ने क्या किया था, मेंडल ने प्रयोग किया था, चूहे पर भी किया था और मटर के पौधों पर भी किया था। अब उसने क्या किया कि एक तो लंबी मटर थी और छोटी मटर थी, दोनों का वर्ण संकर किया, ठीक है, और उन दोनों को मिक्स रूप से उसने बोया। तो उसके बाद उसने क्या देखा कि दोनों के मिक्स पौधे उगे, उसके बाद उसको फिर से बोया, ठीक है। तो उससे भी कुछ पौधे लंबे थे, कुछ पौधे छोटे मटर के थे, तो उससे उसने बार बार ये प्रक्रिया अपनाई। तो वो लास्ट में क्या देखता है कि उसे एक ही प्रजाति प्राप्त होती है मटर की, या तो सारे पौधे क्या होंगे, लंबे मटर के होंगे, या सारे ही पौधे क्या होंगे,
मतलब वो मटर का है वो लास्ट में क्या हो जाता है, सामान्य रूप से प्राप्त होता है। इस नियम के अनुसार चेकोस्लोवाकिया के मेंडल नामक वादक ने प्रतिपादित किया था। उसने अपने गिरजे के बगीचे में बड़ी और छोटी मटरें बराबर संख्या में मिलाकर बोई और उगने वाले मटरों ने सब वर्ण संकर जाति किए थे। मेंडल ने वर्ण संकर मटरों को फिर से बोया और इस प्रकार उसने उगने वाले मटरों को कई बार बोया। अंत में ऐसी मटरें मिली जो वर्ण संकर होने की बजाय शुद्ध थी। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि लास्ट में उसे क्या प्राप्त हुआ, वर्ण संकर नहीं, मतलब उसे मिक्स मटर नहीं प्राप्त हुई, उसे लास्ट में शुद्ध मटर प्राप्त हुई। मटरों के समान मेंडल ने प्रयोग चूहों पर भी किया और उसने काले चूहों को साथ सफेद चूहों और काले चूहों को एक साथ रखा जिससे चूहे उत्पन्न हुए वो काले थे। फिर इन वर्ण संकर काले चूहों को एक साथ रखा था, उत्पन्न होने वाले चूहे काले और सफेद दोनों रंगों के थे। तो इसने क्या किया कि जैसे मटर की लास्ट में हमें क्या थी, शुद्ध प्रजाति प्राप्त हुई थी, वैसे ही इसने इस बार है वो चूहे पे प्रयोग किया। तो सफेद चूहे और काले चूहों को वर्ण संकर लगाएगा तो उसके बाद उसे प्राप्त हुआ कुछ चूहे सफेद थे कुछ काले थे, उसके बाद फिर से वर्ण संकर करवाएगा तो धीरे धीरे लास्ट में वो क्या करता है कि सारे चूहे होते हैं वो काले होते हैं। अब जैसे लास्ट में मटर थी तो लास्ट में छोटी मटर प्राप्त होती है उसके सारे, तो वैसे ही सारे चूहे होते हैं वो सफेद प्राप्त होते हैं या सारे चूहे ब्लैक प्राप्त होते हैं। तो वर्ण संकर होने के बाद जो लास्ट में जो पीढ़ी आती है वो शुद्ध आती है। ठीक है, अनेक प्रयासों के आधार पर मेंडल ने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया कि वर्ण संकर प्राणी या वस्तु अपने मौलिक या सामान्य रूप की ओर अग्रसर होती है, मतलब लास्ट में वो अपने मौलिक रूप में आ जाती है। यही सिद्धांत मेंडलवाद के नाम से प्रसिद्ध है। और बी.एन. झा के अनुसार, अब बी.एन. झा ने क्या कहा था, अपने वर्ण संकर और अपने स्वयं के पितृ या मातृ उत्पादक कोषों का निर्माण करते हैं तब वे प्रमुख गुणों से युक्त माता पिता के समान शुद्ध प्रकारों को जन्म देते हैं। मतलब लास्ट में जो उनका टाइप होता है वो शुद्ध होता है, जैसे चूहे का था और मटर का था। अब है अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम। अब अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम कैसे होता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि शुरू में जो जिराफ था वो क्या था, उसकी गर्दन है वो नॉर्मल गर्दन थी जैसे घोड़े की होती है। अब उसने क्या किया, उसने एक गुण अर्जित किया है। ठीक है, कैसे कि नीचे उसके लिए पौधे खाने के लिए नहीं बचे तो उसने क्या किया, उसने पेड़ से पत्तियां खाना शुरू किया। अब धीरे धीरे नीचे की पत्तियां खत्म हो गई तो थोड़ा और ऊंची पत्तियां खाना शुरू किया। ऐसे वो क्या होता है, उसकी गर्दन है वो लंबी होती गई। तो ये क्या हुआ, उसका अर्जित गुण हो गया। अब क्या हुआ कि उससे नेक्स्ट आने वाली पीढ़ी है उसकी गर्दन भी थोड़ी लंबी थी और नेक्स्ट आने वाली पीढ़ी है तो ऐसे उसकी गर्दन क्या होती गई, लंबी होती गई। मतलब जो उसका जो अर्जित गुण है वो क्या हो गया, वो संक्रमण का नियम हो गया। ठीक है, इस नियम के अनुसार माता पिता द्वारा अपने जीवन काल में अर्जित किए जाने वाले गुण उनकी संतान को प्राप्त नहीं होते हैं। और इस नियम को अस्वीकार करते हुए विकासवादी मार्ग में लिखा है कि व्यक्तियों द्वारा अपने जीवन में कुछ भी अर्जित किया जाता है वह उनके द्वारा उत्पन्न किए जाने वाले व्यक्तियों को संक्रमित किया जाता है। मतलब जो वो गुण अर्जित किए जाते हैं वो भी क्या करते हैं, संक्रमित हो जाते हैं। इसका उदाहरण देते हुए रिमार्क ने कहा है, जिराफ पशु की गर्दन बहुत पहले कुछ घोड़े के समान थी और कुछ विशेष परिस्थितियों के कारण लंबी हो गई। कालांतर में लंबी गर्दन का गुण है वो अगली पीढ़ी में संक्रमित होने लगा। यही मैंने आपको बताया कि जो उसकी लंबी गर्दन का गुण है वो आगे से आगे पीढ़ी में संक्रमित होता गया। लेमार्क ने इस कथन की पुष्टि है वो मैकडूगल और पैरेलल के चूहों पर और हैरिसन ने पतंगों पर परीक्षण करके की है। तो इन तीनों ने ये परीक्षण किए थे। आधुनिक युग में विकासवाद या अर्जित गुणों के संक्रमण का सिद्धांत स्वीकार नहीं किया जाता है। मतलब अभी की जो जनरेशन है उसमें ये एक्सेप्ट नहीं किया जाता है कि जो गुण अपने अर्जित करते हैं वो अगली पीढ़ी के साथ स्थानांतरित होते हैं। इस संबंध में वुडवर्थ के अनुसार वंशानुक्रम की प्रक्रिया के अपने आधुनिक ज्ञान से संपन्न होने पर यह बात प्राय ऐसे लोग जान पड़ते हैं कि अर्जित गुणों को संक्रमित किया जा सके। यदि आप कोई भाषा बोलना सीख लें तो पितृत्व के ज्ञान को अपने बच्चों को संक्रमित कर सकते हैं। और इस प्रकार किसी प्रमाण की पुष्टि नहीं हुई है। या क्षय या सुजात रोग जो बहुधा परिवारों में पाया जाता है संक्रमित नहीं होता है। बालक को यह रोग परिवार के पर्यावरण के रूप से होता है। अब जैसे कई बार क्या होता है कि अर्जित गुणों का संक्रमण होना कोई जरूरी नहीं है। अब जैसे आपने किसी भाषा को सीख रहे हैं कि कोई भाषा है तो अपने को अच्छे टाइप से आती है तो जरूरी नहीं कि आगे हमारे आने वाले संतान को वो भाषा अच्छे से आएगी। तो अभी जो वैज्ञानिक है उन्होंने इस चीज को नकारा है कि जो अपने अर्जित गुण है वो नेक्स्ट पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। तो उन्होंने इस चीज को नेगलेक्ट किया है कि ये चीज नहीं होती। जो अपने वंशानुक्रम के गुण है वो पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते हैं, लेकिन जो अपने अर्जित गुण है वो पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित नहीं होते। जैसे उन्होंने रोग का भी एग्जाम्पल दिया है कि लोग ये सोचते हैं कि ये क्षय या सुजात रोग ऐसा है जो पीढ़ी दर पीढ़ी होता है। नहीं, ये क्या होता है, परिवार के पर्यावरण में एक दूसरे पर मतलब एनवायरनमेंट में होता है, एक दूसरे के छूने से होता है, ना कि पीढ़ी दर पीढ़ी वंशानुक्रम से होता है। तो इसी प्रकार हमने क्या पढ़ा, पहले वंशानुक्रम की डेफिनेशन पढ़ी,
ये जो वंशानुक्रम है इसमें कौन कौन से नियम लागू होते हैं, उन नियमों को हमने विस्तार से पढ़ा। इसी के साथ ही हमारा 22 नंबर क्वेश्चन समाप्त होता है। थैंक यू।